नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सभी के समक्ष तकनीक जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर प्रस्तुत है। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हो, टेक्निकल क्लासेस पर स्पेशल सैटरडे के दिन आपको तकनीक जगत की हर छोटी बड़ी हलचल जानने का मौका मिलता है। बस फिर आप हमारे इस रंगीले प्रांगण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। साथियों, इस वीडियो के प्रति अपने महत्वपूर्ण सवाल सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। You are watching Technical Classes YouTube channel. Today, on the day of special Saturday, you will get to know every small and big news of the tech world. Just keep watching this YouTube channel. बैटरी डुअल रियल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी, जाने प्राइस। सैमसंग गैलेक्सी को ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकेगा। फोटो क्रेडिट सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन शुक्रवार को इंडिया में लॉन्च हो गया। इस फोन को पिछले साल नवंबर में वियतनाम में पेश किया गया था। यह डिवाइस डुअल रियर कैमरा और वाटर ड्रॉप स्टाइल वाले डिस्प्ले नॉच जैसे फीचर्स से लैस है। सैमसंग गैलेक्सी में ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 4 गीगाबाइट तक रैम दी गई है। फोन में कई प्रीलोडेड फीचर्स जैसे लाइव फोकस, ब्यूटी मोड और एक स्मार्ट सेल्फी एंगल शामिल हैं। यह डिवाइस वायर्ड और ब्लूटूथ हेडसेट पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देती है। इन्हीं स्पेसिफिकेशंस और प्राइस सेगमेंट की वजह से सैमसंग गैलेक्सी का मुकाबला मोटोरोला मोटो E40, रियलमी और टेक्नो स्पार्क 8C जैसे डिवाइसेज से होने की उम्मीद है। सैमसंग गैलेक्सी के इंडिया में प्राइस। इस डिवाइस के 3 गीगाबाइट रैम 32 गीगाबाइट स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपये तय की गई है। यह 4 गीगाबाइट 64 गीगाबाइट ऑप्शन में भी लॉन्च हुआ है, जिसके दाम 11,999 रुपये हैं। सैमसंग गैलेक्सी को ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकेगा और यह samsung.com, रिटेल स्टोर्स और प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल्स पर अगले हफ्ते से उपलब्ध होगा। हालांकि इसकी सटीक डेट अभी नहीं बताई गई है। वहीं वियतनाम में इस डिवाइस को 3 कॉन्फ़िगरेशन 3 गीगाबाइट्स जोड़ 32 गीगाबाइट्स, 4 गीगाबाइट्स जोड़ 64 गीगाबाइट्स और 4 गीगाबाइट 128 गीगाबाइट में लॉन्च किया गया था। सैमसंग गैलेक्सी के स्पेसिफिकेशंस। 2 नैनो सिम स्लॉट के साथ आने वाला सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन One UI कोर 3.1 वाले एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 6.5 इंच का HD 720x1600 पिक्सल इन्फिनिटी TFT डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इस फोन में यूनिसोक T606 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जो 4 गीगाबाइट तक रैम से लैस है। गैलेक्सी में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें मेन लेंस 48 मेगापिक्सल का है, जिसे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर सपोर्ट करता है। इसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए डिवाइस में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। स्मार्ट सेल्फी एंगल फीचर भी इसमें है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि जब सेल्फी कैमरा फ्रेम में कई चेहरों को पाता है, तो यह वाइड एंगल पर स्विच हो जाता है। इससे फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो पाते हैं। बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो गैलेक्सी में 64 गीगाबाइट तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसे SD कार्ड के जरिए 1 टेराबाइट तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के तौर पर 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रो USB और 3.5 मिलीमीटर के हेडफोन जैक की सुविधा मिलती है। सैमसंग ने इस फोन को बैटरी से पैक किया है। दावा है कि सिंगल चार्ज में यह पूरे दिन का बैकअप दे जाती है। 270 किलोमीटर की फुल चार्ज रेंज वाली मिनी कूपर से इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च, जाने कीमत। मिनी कूपर से की डिलीवरी मार्च से शुरू होगी। BMW ग्रुप की मिनी ने भारत में अपनी कूपर से इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। यह ऑल इलेक्ट्रिक मिनी कूपर है, जो CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है और भारत में पहले बैच में केवल 30 यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। नई मिनी कूपर से इलेक्ट्रिक कार 184 अश्वशक्ति की मैक्सिमम पावर और 270 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने वाले सिस्टम से लैस है, जिसकी बदौलत कार कंपनी के दावे अनुसार
7.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनी ने कूपर से इलेक्ट्रिक कार को भारत में 47.20 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। कार व्हाइट सिल्वर, मिडनाइट ब्लैक, मूनवॉक ग्रे और ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन कलर ऑप्शन में बेची जाएगी। जैसा कि हमने बताया, यह CBU के तौर पर इंपोर्ट की गई है, इसलिए कंपनी पहले बैच में केवल 30 यूनिट्स ही उपलब्ध कराएगी। कार का केवल एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो फुली लोडेड वेरिएंट है। पहले बैच की डिलीवरी मार्च से शुरू हो जाएगी और उसी समय कंपनी अगले बैच की बुकिंग लेना भी शुरू करेगी। भारत में कूपर AC का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। डिजाइन में गोल LED हेडलैम्प और यूनियन जैक थीम वाले LED टेल लैंप को बरकरार रखा गया है। हालांकि फेसलिफ्ट में बदला हुआ बड़ा फ्रंट ग्रिल मिलता है और फ्रंट और रियर बम्पर में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। यह मॉडल 17 इंच के व्हील के साथ आता है। कूपर से की इलेक्ट्रिक मोटर 184 अश्वशक्ति की पावर और 270 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनी का दावा है कि कार 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 7.3 सेकंड में पकड़ सकती है। इसमें का बैटरी पैक मिलता है, जो कार को फुल चार्ज में 270 किलोमीटर WLTP सर्टिफाइड चल सकता है। कार में 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, जिनमें मिड, स्पोर्ट, ग्रीन और ग्रीन शामिल हैं। कूपर से में 50 किलोवाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी बदौलत बैटरी पैक 36 मिनट में 0-80% चार्ज हो जाता है। हालांकि 11 किलोवाट के स्टैंडर्ड वॉल चार्जर से यह पैक 0-80% चार्ज होने में 150-210 मिनट तक लगाएगा। जिन ग्रहों पर जीवन की उम्मीद, उनके बारे में और जानकारी जुटाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। एक इलस्ट्रेशन के जरिए नासा ने इस सिस्टम के सभी 7 ग्रहों को दर्शाया है। इसमें तारों से ग्रहों की दूरी के आधार पर उन्हें चित्रित किया गया है। जब भी बात अंतरिक्ष में चल रही खोजों की आती है, तब यह सवाल जरूर उठता है कि क्या पृथ्वी के बाहर कहीं जीवन संभव है। वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे ग्रहों की तलाश में हैं, जो जीवन को सपोर्ट कर सकें। पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर वैज्ञानिकों को एक ऐसी जगह का पता है, जहां ये सभी अटकलें सच हो सकती हैं। TRAPPIST सिस्टम पर एक बार फिर वैज्ञानिकों की नज़र है। इस सिस्टम में पृथ्वी के आकार वाले 7 ग्रह हैं और यह सभी एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करते हैं। नासा के अनुसार 5 साल पहले खोजा गया यह सिस्टम आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब इन ग्रहों के बारे में और अधिक जानने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रही है। नासा की ओर से शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन ग्रहों के चारों ओर वायुमंडल के संकेतों की तलाश करेगा। इसका मकसद यह जानना है कि वो जीवन के लिए कितने काम के हो सकते हैं। ट्रैपिस्ट सिस्टम अपने तारे के चारों ओर 7 ग्रहों को दर्शाता है। एक इलस्ट्रेशन के जरिए नासा ने इस सिस्टम के सभी 7 ग्रहों को दर्शाया है। इसमें तारों से ग्रहों की दूरी के आधार पर उन्हें चित्रित किया गया है। नासा की वेबसाइट के अनुसार ट्रैपिस्ट सिस्टम की खबर पहली बार 22 फरवरी 2017 को सामने आई थी। खोज के 5 साल बाद भी यह सिस्टम एक पहेली है। नासा के मुताबिक उनके इस पास इस ग्रह प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी है। यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अध्ययनों से पता चलता है कि ट्रैपिस्ट के ग्रह चट्टानी हैं और वो हमारे सौर मंडल से 2 गुने पुराने हो सकते हैं। नासा के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक गेम चेंजर है। यह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जो ट्रैपिस्ट सिस्टम के ग्रहों के वायुमंडलीय संकेतों की तलाश करेगा। साइंटिस्ट इस सिस्टम के उस इलाके पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जीवन के लिहाज से इसे सबसे बेहतर जोन माना गया है। नासा के अनुसार टेलीस्कोप का टारगेट ट्रैपिस्ट सिस्टम के तारे की परिक्रमा करता 4थे नंबर का ग्रह है।
इसे ट्रैपिस्ट ए की कहा जाता है। यह ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर है जितन किसी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए जरूरी है। 120W फास्ट चार्जिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर के साथ इंडिया में आ सकता है Redmi K50 स्मार्टफोन। टिपस्टर के मुताबिक 3 कलर ऑप्शन में इस स्मार्टफोन को पेश किया जा सकता है। फोटो क्रेडिट बेस्टपीडिया स्टीव हेमिस्टोफर। Redmi K50 स्मार्टफोन को लेकर हाल में कई लीक सामने आए हैं। अब एक नई रिपोर्ट में इस अपकमिंग Redmi फ्लैगशिप के अनुमानित प्राइस, प्रमुख स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन को शेयर किया गया है। Redmi K50 लाइनअप में वनीला Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro जोड़ और Redmi K50 गेमिंग एडिशन जैसी डिवाइसेज शामिल हैं। गेमिंग एडिशन को इस महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था। वहीं वनीला Redmi K50 के स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर से लैस होने की बात कही जा रही है, जिसे 8 गीगाबाइट तक रैम का सपोर्ट मिल सकता है। इसका डिज़ाइन Redmi K50 Pro जैसा ही दिखाया गया है। Redmi K50 के इंडिया में अनुमानित प्राइस। टिपस्टर स्टीव हेमिस्टोफर और बेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वनीला Redmi K50 की कीमत 25,000 से 30,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। Redmi के इस स्मार्टफोन को मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। टिपस्टर के मुताबिक 3 कलर ऑप्शन में इस स्मार्टफोन को पेश किया जा सकता है। टिपस्टर ने Redmi K50 के कुछ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड रेंडर भी शेयर किए हैं। इसमें आयताकार कैमरा मॉड्यूल वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की झलक दिखाई गई है। फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले है, जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए पंच होल कटआउट है। इसके अलावा डिस्प्ले को 3 साइड से पतले बेजल के साथ दिखाया गया है, जबकि नीचे की तरफ से थोड़ी मोटी चिन्ह होने के संकेत मिलते हैं। रेंडर बताते हैं कि वनीला Redmi K50 के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के साथ पावर बटन है। नीचे की ओर 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर ग्रिल दिखाया गया है। फोन के डिज़ाइन को Redmi K50 Pro जैसा ही दिखाया गया है। Redmi K50 Pro को इस सप्ताह की शुरुआत में एक लीक में शेयर किया गया था। Redmi K50 के अनुमानित स्पेसिफिकेशंस। रिपोर्ट में ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस का जिक्र तो नहीं किया गया है, हालांकि यह अनुमान है कि Redmi K50 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा। इसे 6 गीगाबाइट या 8 GB रैम से जोड़ा जाएगा। फ़ोन में 64 गीगाबाइट या 128 गीगाबाइट ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलने की बात कही गई है। फ़ोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो Redmi K50 में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 5 मेगापिक्सल के एक और सेंसर दिया जा सकता है। इस तरह यह एक ट्रिपल रियर कैमरा स्मार्टफोन होगा। सेल्फी कैमरे के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। डिवाइस के Android 12 पर बेस्ड MIUI पर चलने की उम्मीद है। यह स्मार्टफोन 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ की बैटरी से लैस हो सकता है। नियॉन ने लॉन्च की दुनिया की पहली NFT वेंडिंग मशीन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकेंगे टोकन। इसके जरिए लोग फिएट करेंसी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कर डिजिटल कलेक्टिबल्स या NFT खरीद सकेंगे। नियॉन NFT मार्केटप्लेस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 29 जॉन स्ट्रीट पर नॉन फंजिबल टोकन NFT के लिए एक खास वेंडिंग मशीन स्थापित की है। यह अपनी तरह की पहली NFT वेंडिंग मशीन है, जिसके जरिए लोग फिएट करेंसी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कर डिजिटल कलेक्टिबल्स या NFT खरीद सकेंगे। यह वेंडिंग मशीन NFT में रुचि रखने वाले लोगों को NFT खरीदने का एक अनोखा अनुभव देगी और साथ ही लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के अलावा कई अन्य पेमेंट विकल्प चुनने का मौका भी देगी। बता दें, अधिकांश NFT मार्केटप्लेस आमतौर पर केवल क्रिप्टोकरेंसी के बदले NFT खरीदने का ऑप्शन देते हैं। सोलाना ब्लॉकचेन पर निर्मित नियॉन एक क्रिप्टो स्टार्टअप है, जो NFT मार्केटप्लेस और गैलरी के रूप में काम करता है। इसकी NFT वेंडिंग मशीन कांच से बनी है, जो नियॉन पिंक और ब्लू रोशनी में चमकती है।
नियॉन के सह संस्थापक जॉर्डन बर्नहोल्ट्ज का इरादा सभी क्रिप्टो होल्डर्स के साथ साथ नॉन क्रिप्टो जनता को एनएफटी का मालिक होने का मौका देना है। बर्नहोल्ट्ज का कहना है कि आपको भाग लेने के लिए इथेरियम रखने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने, गैस की लागत का पेमेंट करने या ब्लॉकचेन्स को ब्रिज करने की आवश्यकता नहीं होगी। एनएफटी की खरीद बिक्री को रहस्य बने रहने की जरूरत नहीं है। यह एनएफटी वेंडिंग मशीन कॉन्सेप्ट उन आर्टिस्ट की पहुंच को बढ़ाने का काम भी करेगी। वर्तमान में जो आर्टिस्ट ओपेनसी और लुक्रारे जैसे प्लेटफॉर्म पर एनएफटी के रूप में अपना काम बेच रहे हैं, उनके खरीदार के रूप में केवल क्रिप्टो मालिक हैं, लेकिन इस वेंडिंग मशीन से उनके आर्ट वह व्यक्ति भी खरीद सकेगा जो क्रिप्टो होल्ड नहीं करता है। बर्नहोल्ट्ज आगे कहते हैं कि जबकि केवल 2% अमेरिकियों के पास डिजिटल वॉलेट हैं, 80% के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। हमारा लक्ष्य सभी को डिजिटल आर्ट बेचने की अनुमति देकर कलाकारों और रचनाकारों का समर्थन करना है, और जो कोई भी कलेक्टर बनना चाहता है, उसकी मदद करना है। इज बिटकॉइन लीगल इन इंडिया और नॉट? सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, क्या देश में बिटकॉइन गैर कानूनी है? इससे पहले भी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामले हो चुके हैं। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भ्रम की स्थिति का एक बड़ा उदाहरण मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा, क्या देश में बिटकॉइन गैर कानूनी है? बिटकॉइन स्कैम से जुड़े मामले के आरोपियों में शामिल अजय भारद्वाज की जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह प्रश्न किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आरोपी अजय भारद्वाज कथित तौर पर बिटकॉइन के फ्रॉड में शामिल है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और गिरफ्तारी से उसकी अंतरिम सुरक्षा को सुनवाई की अगली तिथि तक बढ़ा दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एड ने भारद्वाज और अन्यों के खिलाफ 2 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। एड ने बताया है कि जांच में पता चला है कि मैसर्स वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और इसके डायरेक्टर्स अमित भारद्वाज और उसके भाई अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज और उनके पिता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का एक आपराधिक षड्यंत्र किया था। आरोपियों ने यह दिखाया था कि उनकी फर्म क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ब्लॉकचेन से जुड़ी है और उसके पास चीन में एक माइनिंग फार्म है। उन्होंने बताया था कि फर्म बड़े वेंडर्स को बिटकॉइन में पेमेंट कर उनसे क्लाउड माइनिंग हैश पावर खरीदती है। एड ने बताया कि लोगों को यह कहा गया था कि वे फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर 18 महीनों के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं और उन्हें इस अवधि के दौरान प्रति बिटकॉइन 10% का रिटर्न मिलेगा। इससे पहले भी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामले हो चुके हैं। इनमें बहुत से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का मामला हुआ था। इसमें 2000 से अधिक निवेशकों को निशाना बनाया गया है। इसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और 2 सहयोगी भी हैं। इन्हें पुणे के लोनावला से अरेस्ट किया गया था। विदेश में भी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 में आई परेशानी, वारंटी में नहीं हुआ ठीक, नाराज यूजर ने ऐसे दिया जवाब। YouTube पर एक रिव्यू वीडियो देखने के बाद उन्होंने सैमसंग का फोन खरीदा था। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 के एक यूजर ने फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जोहानी लेहतिमाकी के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, वह कभी भी सैमसंग की दूसरी डिवाइस नहीं खरीदेंगे। जोहानी के मुताबिक, उन्होंने एक फेमस टेक यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली का रिव्यू वीडियो देखने के बाद फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का फैसला किया। अपने अनूठे डिजाइन और फॉर्म फैक्टर के कारण जोहानी शुरुआत में डिवाइस से काफी संतुष्ट थे, लेकिन 3 महीनों बाद उनकी उम्मीदें धूमिल हो गईं। जोहानी ने बताया है कि एक दिन उन्होंने जब अपनी जेब से फोन निकाला, तो देखा कि डिस्प्ले के बीच में हिंज के टॉप का हिस्सा काला हो गया है। डिस्प्ले के टॉप हाफ डिस्प्ले ने भी टच करने पर रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया।
जोहानी ने बताया कि वह ब्लैक हिस्सा बढ़ने लगा, जिसके बाद डिस्प्ले पूरी तरह से फेल हो गया। जोहानी ने दावा किया है कि उनका फ़ोन कभी ड्रॉप नहीं हुआ और उन्होंने उसे काफ़ी केयर से इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए भेजा, क्योंकि वह वारंटी में था। जोहानी का दावा है कि साउथ कोरियाई टेक दिग्गज ने कहा कि उनके गैलेक्सी Z Flip 3 को वारंटी में रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मसंग ने उनसे कहा कि आपकी ओर से दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर कंपनी ने अपने सर्विस पार्टनर से संपर्क किया है। सैमसंग ने उन्हें बताया कि डिवाइस के तकनीकी निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डिस्प्ले के अलावा फ्रेम भी टूटा हुआ है। यह नुकसान किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट की वजह से है, जैसे फ़ोन के गिरने से, बैंडने से या फिर ज़्यादा प्रेशर की वजह से। कंपनी ने कहा कि डिस्प्ले को ठीक करने में लगभग $340 खर्च होंगे। जोहानी ने फैसला किया कि वह सैमसंग को एक पैसा नहीं देंगे। उन्होंने फ़ोन को ठीक नहीं कराने और टूटे हुए फ़ोन को फ्रेम करके रखने का फैसला किया। बात करें फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 एंड्रॉयड 11 पर आधारित One UI पर चलता है। इसमें 6.7 इंच का प्राइमरी फुल HD जोड़ 1080 by 2640 पिक्सल डायनामिक एमोलेड 2x इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले मिलता है, जो 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 22:9 एस्पेक्ट रेशियो और 425 पिक्सल प्रति इंच पिक्सल डेंसिटी सपोर्ट करता है। प्राइमरी डिस्प्ले का साइज 1.9 इंच है, जिसमें 260x512 पिक्सल रिजोल्यूशन और 302 पिक्सल प्रति इंच पिक्सल डेंसिटी मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f1.8 वाइड एंगल लेंस और OIS के साथ मिलता है और दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शटर है। फ़ोन में फोल्डिंग डिस्प्ले के ऊपर 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है, जिसका अपर्चर f2.4 है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 में UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Flip 3 पर की डुअल सेल बैटरी दी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और क्वालकॉम के क्विक चार्ज 2.0 से लेस है। फ़ोन वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोल्ड होने पर इसका डायमेंशन 72, 2x86, 4x17.1 मिलीमीटर और खोले जाने पर 72, 2x166, 0x6.9 मिलीमीटर हो जाता है। इसका वजन 183 ग्राम है। दिसंबर में देश में 1 अरब एक्टिव मोबाइल यूजर्स, एयरटेल इस मामले में सबसे आगे। साल 2010 में MNP के लागू होने के बाद से अब देश में 661.42 मिलियन MNP रिक्वेस्ट मिली हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत में 1 अरब एक्टिव मोबाइल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स के मामले में एयरटेल सबसे आगे रहा। उसके सब्सक्राइबर्स का अधिकतम अनुपात 98% था। वहीं MTNL 18.58% एक्टिव सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे पीछे रहा। गौरतलब है कि देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या साल 2016 में ही 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। आंकड़े बताते हैं कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए दिसंबर में 8.54 मिलियन रिक्वेस्ट मिली। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में भारत में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की कुल संख्या 1.155 अरब थी, जबकि दिसंबर में एक दिन में कुल एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,630,000 थी। साल 2016 में पहली बार भारत में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की कुल संख्या 1 अरब यूजर्स तक पहुंची थी। अनुमान है कि साल 2026 तक देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 1 अरब तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में देश में वायरलेस सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 1.155 अरब थी, जिसमें 12.88 मिलियन सब्सक्राइबर्स की गिरावट आई थी।
शहरी इलाकों में 132.68% टेली घनत्व के साथ 633 मिलियन मोबाइल यूजर्स थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में 58.28% टेली घनत्व के साथ 521 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स थे। दिसंबर में कुल 8.54 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए रिक्वेस्ट की। साल 2010 में MNP के लागू होने के बाद से अब देश में 661.42 मिलियन MNP रिक्वेस्ट मिली हैं। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक सब्सक्राइबर्स के मामले में रिलायंस जियो सबसे आगे है। दिसंबर में उसकी हिस्सेदारी 36% थी। एयरटेल 30.81% के साथ दूसरे नंबर पर रही। वोडाफोन आइडिया और BSNL की मार्केट हिस्सेदारी क्रमशः 23% और 9.90% रही। बात करें एयरटेल के प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की, तो कंपनी अपने कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस सेगमेंट में कई तरह के रिचार्ज प्लान उपलब्ध करवाती है। कंपनी का सबसे सस्ता प्लान 19 रुपये से शुरू होता है, जिसमें सब्सक्राइबर को 200 मेगाबाइट डेटा मिलता है और प्लान की वैधता 2 दिन की होती है। वहीं एयरटेल का एक ऐसा प्लान भी है जिसको रिचार्ज करवाने के बाद आपको 1 साल तक दोबारा रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कीमत 2,999 रुपये है और यह 365 दिनों की वैधता के साथ आता है। सुजुकी अपने गुजरात प्लांट में बनाएगी मारुति और टोयोटा की इलेक्ट्रिक कार। मारुति सुजुकी और टोयोटा की भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार एक मिड साइज SUV हो सकती है। सुजुकी मोटर अपने गुजरात स्थित प्लांट का इस्तेमाल मारुति और टोयोटा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों को बनाने के लिए कर सकती है। बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया था कि मारुति सुजुकी और टोयोटा इंडिया भारत में एक मिड साइज SUV को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में लॉन्च करेगी, और वर्तमान में दोनों कंपनियों के बीच ICE मॉडल के साथ चल रही रीबेजिंग के विपरीत दोनों कंपनियां इस अपकमिंग ऑल इलेक्ट्रिक SUV को अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन शैली और फीचर्स के साथ लॉन्च करेगी। टॉय को दिए एक बयान में मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी ने पुष्टि कर दी है कि मारुति और टोयोटा दोनों कंपनियों की इलेक्ट्रिक कार को सुजुकी मोटर के गुजरात प्लांट में बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि मारुति सुजुकी की मूल कंपनी सुजुकी को सरकार की प्रोडक्शन लिंक द इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत लाभ के लिए चुना गया है, जिसके चलते कंपनी मारुति और टोयोटा दोनों की आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रिक कार बना सकती है। गुजरात प्लांट में टोयोटा कारों को बनाए जाने की संभावनाओं पर मारुति के MD और CEO केनिची आयुकावा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, हमें उनके टोयोटा साथ चर्चा करनी होगी। उन्होंने आगे बताया, यह हिस्सा अभी भी सुजुकी जापान द्वारा चर्चा में है। हमें कोई अंतिम परिणाम नहीं मिला है, लेकिन हमें ध्यान से देखना होगा। उद्धरण चिन्ह। आयुकावा ने पब्लिकेशन को आगे बताया कि टोयोटा जापान ने इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए एक आक्रामक ग्लोबल प्लान की घोषणा की है, लेकिन उन्हें इस बात की स्पष्टता नहीं है कि उन प्लान में से कोई भी सुजुकी के गुजरात प्लांट तक रास्ता बनाएगा या नहीं। टोयोटा और सुजुकी भारत में पहले से एक बिजनेस गठबंधन के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मॉडल शेयरिंग के साथ काम कर रहे हैं। टोयोटा इंडिया ने मारुति सुजुकी के कई ICE मॉडल्स को रीबैच किया है, जिनमें बैलेनो ग्लांजर और विटारा ब्रेजा अर्बन क्रूजर शामिल हैं। इसके अलावा टोयोटा जल्द ही भारत में किया Z को बेल्टा बैच के साथ लॉन्च कर सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि मारुति सुजुकी और टोयोटा कथित तौर पर भारत में एक मिडसाइज SUV को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में लॉन्च करेगी। इसमें बताया गया था कि मारुति सुजुकी का वर्जन नई डिजाइन शैली को अपनाएगा, जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होगा। इस वर्जन को कथित तौर पर YY8 कोड नेम दिया गया है। वहीं टोयोटा का वर्जन 2 व्हील और ऑल व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों के साथ लॉन्च होगा, जो YY8 का टोयोटा बैज वर्जन ही होगा, लेकिन बाहरी आयाम अलग होंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्टाइल और डिजाइन भी Z4XF की तर्ज पर होगा। रशिया यूक्रेन वॉर बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में स्टॉप कंट्रीज इकोनॉमी टू क्रिपल as US UK EU अनाउंस हैवी सैंक्शंस। रूस यूक्रेन युद्ध
भारी प्रतिबंधों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी बचा सकती है रूस की अर्थव्यवस्था। बड़ी गिरावट देखने के बाद ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट आज बाउंस बैक करती नजर आई। यूक्रेन पर रूस के हमले। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कई देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए देश पर भारी प्रतिबंधों की घोषणा की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रूस में क्रिप्टो का जबरदस्त चलन देश में मौजूद अरबपतियों को इन प्रतिबंधों से लगने वाला वित्तीय झटका महसूस नहीं होने देगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन क्योंकि डिजिटल करेंसी स्टैंडर्ड ग्लोबल बैंकिंग नियमों के दायरे से बाहर हैं, क्रिप्टो रूस की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर सकती है। वित्तीय सलाहकार फर्म क्वांटम इकोनॉमिक्स के संस्थापक और CEO मार्टी ग्रीनस्पैन ने ब्लूमबर्ग को बताया, यदि दो लोग या संगठन एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं और बैंकों के जरिए ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे बिटकॉइन के साथ ऐसा कर सकते हैं। यदि एक धनी व्यक्ति चिंतित है कि प्रतिबंधों के कारण उसके अकाउंट बंद हो सकते हैं, तो वह इससे बचने के लिए बस अपने पैसे को बिटकॉइन में बदल सकता है। जैसा कि कॉइनटेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है, यह भी ध्यान देना होगा कि बिटकॉइन नेटवर्क की आधे से अधिक कंप्यूटिंग पावर मुख्य रूप से 3 देशों अमेरिका, कजाकिस्तान और रूस से आती है। क्योंकि रूस टॉप 3 देशों में शामिल है, क्रिप्टो इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले नेटवर्क में आए किसी भी रोक टोक का बारीकी से ध्यान रख रहे होंगे। जाहिर है कि इन प्रतिबंधों के बाद भी रूस में बिटकॉइन माइनिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिबंध उन माइनर्स को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, जो अक्सर एक्सचेंजेस और पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी अन्य संस्थाओं से डील करते हैं, जैसे कि BTC को कैश के लिए एक्सचेंज करना। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस के अनुसार, जुलाई 2021 तक ग्लोबल बिटकॉइन हैशरेट के 11% से अधिक के लिए रूस जिम्मेदार था। हैशरेट नेटवर्क को समर्पित कंप्यूटिंग पावर का पता लगाने का एक तरीका है। अब यदि प्रतिबंध पूल प्रोवाइडर्स को प्रभावित करते हैं, तो हैश पावर में रूस का योगदान नीचे गिर सकता है।